देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू की जिसे सुनकर कान पक गए हैं। बचपन से ये लफ्ज़ सुनते चले आ रहे हैं लेकिन आज तक इस पर अमल दरामद होते हुए किसी आँख ने, किसी बंदा बशर ने देखा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ लफ्ज़ एहतसाब की। ये वो लफ्ज़ है जिसे सुना कर पब्लिक को बोर कर दिया गया ओवर द ईयर्स। 70 सालों में एहतसाब की बातें बड़ी की गई हैं, पता नहीं एहतसाब किया किसका गया है। एक शख्स था जिसका एहतसाब हुआ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पर, एक शख्स था जिसको कत्ल के ऊपर सज़ा दे दी गई। सुना यह था कि यह एहतसाब था। मैं बात कर रहा हूँ उस एक आदमी की जो कराची में दहशत की अलामत था, सौलत मिर्ज़ा। ये बताया गया कि सौलत मिर्ज़ा को इसलिए टांगा गया क्योंकि वो दहशतगर्द था, उससे माशरे का अमन ख़तरे में पड़ गया था, उससे कराची की अमन को संगीन ख़तरात लाक थे, उससे हमारी जमहूरियत भी मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं डगमगा रही होगी। इसलिए उसको फांसी पर चढ़ाने वालों ने, वज़ीर दाखिला ने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना काम पूरा कर दिया और एहतसाब का अमल पूरा हो गया। ये नहीं बताया गया कि एहतसाब का अमल कैसे पूरा हो सकता है उस वक्त तक जब तक सौलत मिर्ज़ा से गोली चलाने वालों को फांसी ना दे दी जाए, या कम से कम उसी अंदाज में मार दिया जाए जिस तरह उन्होंने लोगों को मरवाया। सौलत मिर्ज़ा एक कैरेक्टर था जिससे कराची के अवाम लोग डरते थे, लेकिन सौलत मिर्ज़ा को वो कैरेक्टर बनाया किसने? सौलत मिर्ज़ा का स्वाद कभी तो शुरू हुआ होगा, उस वक्त क्यों नहीं इसके ऊपर हाथ डाला गया? सौलत मिर्ज़ा ने अपनी मर्ज़ी से तो किसी को कत्ल नहीं किया। कहा यह जाता है कि सौलत मिर्ज़ा जेल से भी मूव किया करता था कराची में। अगर ऐसा होता था तो उस वक्त की हुकूमत क्या कर रही थी? पुलिस, रेंजर्स, फौज, इंटेलिजेंस, व्हाटएवर। इस वक्त बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त भी अमन ओमान के जिम्मेदार थे जैसे कि आज हैं। क्या हो रहा था उस वक्त? सौलत मिर्ज़ा को क्यों नहीं पकड़ा गया? सौलत मिर्ज़ा के हाथ में बंदूक देने वालों को कब टांगा जाएगा? वो लोग जो कराची में इस वक्त भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं, वो लोग जिनकी पुश्त पनाही बरतानिया कर रहा है और हमारी हुकूमत बैठ करके सिर्फ लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए चले जा रही है। आपको भी, मुझे तो खैर क्या देंगे मैं जानता हूँ, लेकिन बहरहाल अब आते हैं उस एक हज़रत के जिक्र पर जिसको सौलत मिर्ज़ा की तरह अंजाम से दो चार मेरे ख्याल है बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल है जमहूरियत इससे भी ख़तरे में पड़ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ उज़ैर बलोच की। 160 या अगर मैं गलत हूँ तो 150 कत्ल इसने अपने मुँह से कबूले हैं। रेंजर्स ने जब इसको पकड़ा था, इसको पेश किया गया था तो ऐसा मशहूर किया गया था कि जैसे अब इसके गर्दन में जो है फांसी का फंदा पड़ेगा और अब सबके दिलों को करार आ जाएगा, या कम से कम उन लोगों के दिलों को करार आ जाएगा जिसके अहले खाना को, जिसके व्हाटएवर को इसने मारा है। ये एक अकेला आदमी नहीं था जो लोगों को मार रहा था। उस वक्त कराची में गैंग वॉर के कारिंदे इसके नाम पर या पता नहीं किसी और के हुक्म पर लोगों को मौत की नींद सुला रहे थे। तो क्या सौलत मिर्ज़ा जैसा अंजाम इसका नहीं होना चाहिए था? डेमोक्रेसी ख़तरे में क्यों पड़ जाती है उस वक्त के जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल कुछ लोगों की पुष्ट पनाही पर इस तरह के कल्प्रिट लोग, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे माशरे के अमन को, हमारे मुल्क के, हमारे शहर के अमन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और हज़रत हैं डॉक्टर आसिम। ये वो हज़रत हैं कि जो मसीहत है, इनके नाम पर कराची में इस वक्त भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के अस्पताल चल रहे हैं और वहाँ पे भी मुज़ब्बा खानों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये हज़रत मसीहा होने के बावजूद इन पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने सिर्फ 450 अरब रुपए का टीका पाकिस्तान की मईशत को और मुझे और आपको लगाया था। लेकिन उसके बावजूद ये बताते हुए कलेजा ठंडा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह इन्हें नजर बस से बचाए और मुझे और आपकी आंखों में एहतसाब का ये ख्वाब उसी तरह दफन कर दे जिस तरह इंसान को मरने के बाद दफन कर दिया जाता है, कि हम ये जिक्र तक ना कर सकें। आजकल मौसूफ अपना इलाज करा रहे हैं और वो भी बाहर। एक अस्पताल का मालिक, कई डॉक्टर्स उसकी नाक के नीचे काम कर रहे हैं जिनकी तनख्वाह का बंदोबस्त ये मौसूफ करते हैं। एक काबिल डॉक्टर इनकी कमर का इलाज कराने के लिए नहीं, हाथ में छड़ी पकड़ी और आज इस वक्त लंदन में बैठे हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब शर्जील इनाम मेमन। इनकी शान में तो एक किताब लिखी जा सकती है। मीडिया के मिनिस्टर थे सिंध के, पता नहीं 5 अरब रुपए गालिबन बताया गया, लेकिन मेरा ख्याल ये भी वो है जो काउंट कर ली गई है। 5 अरब रुपए का टीका इन्होंने लगाया, उसके बाद बड़ी शान से इनको वापस लाया गया। इनकी ताजपोशी फरमाई गई कि हज़रत आपने सिर्फ 5 अरब रुपए लूटे। मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने ऐसा किया, लेकिन इन पर इल्ज़ाम ज़रूर था। उसके बाद आज ये ज़मानत पे मौजूद हैं और हमारे सीनों पर अल्हम्दुलिल्लाह मूंग दल रहे हैं। इनके साथ एक और हज़रत थे जो इस वक्त मेयर कराची हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम था। मैंने अपने इंटरव्यू में उनसे जब पूछा था तो मैंने कहा सर आपके ऊपर 30 से ज़ायद इल्ज़ामात हैं, केसेस हैं, जिसके बाद आपको कराची का मेयर बनाया गया, हमारे पास कोई और दूसरा आदमी नहीं था। तो इन्होंने मेरी तस्दीक करते हुए कहा था कि आप गलत कह रहे हैं, मुझ पर 40 मुकदमात थे और मैं दुनिया का वाहिद मेयर हूँ।
दिल चाह रहा है कि ताली बजा करके इनका और अपना और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूं कि जिन्होंने इनको मुंतखब किया हमारे सीनों पर मूंग दलने के लिए। दुनिया की तारीख में वाहिद मेयर होंगे जिसके पास फंड का रोने के अलावा कोई काम नहीं है, या कभी वो जो इल्ज़ामात लगाए गए थे अगर उसमें कुछ सदाकत है तो मेरा ख्याल है मुतल्लिक़ इदारों को उसका नोटिस लेना चाहिए कि जिन दहशतगर्दों की इन्होंने इलाज में मुआवरत कराई थी, देखिए इस वक्त भी विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं और मेरी सारी बातों को गलत साबित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और हजरत थे निसार मोराई, सिंध हुकूमत के इंतहाई करीबी। इन पर भी इल्ज़ाम था कि इन्होंने दहशतगर्दों के इलाज में मुआवनत कराई। इनका तमतराक भी देखने से ताल्लुक़ रखता था और आप देख रहे होंगे इनको 4 आदमी पकड़ के लेके आ रहे हैं। ये मेरा ख्याल है गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद की फुटेज है, क्योंकि उससे पहले तो इनका रोब, इनका दबदबा, एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि सियासतदान को जैसे ही पुलिस नज़र आती है और उसके हाथ में वारंट, इनको दिल का दौरा पड़ जाता है या इनको ज़ुकाम हो जाता है या इनको कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी हो जाती है कि इनके सामने इजराइल आकर के खड़े हो जाते हैं। अब पता नहीं इजराइल अलैहिस्सलाम लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दे देते हैं, और वो सिर्फ मेरे और आपके दुश्मनी क्यों? क्योंकि एक आम आदमी को छींक आती है और शाम में मर जाता है, और इन लोगों को इतने बड़े बड़े मामलात होते हैं, लेकिन ये वहाँ से भी इजराइल अलैहिस्सलाम से भी बेल पर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और हज़रत हैं नासिर अब्बास, खुशकिस्मती से ये भी सिंध हुकूमत के मंजूर नज़र हैं, DG KDA थे, इतने टैलेंटेड, इतने काबिल हैं। 8 अरब रुपए का टीका इन्होंने सिर्फ 1.5 बरस में लगा दिया। इस वक्त जेल में है और मज़े की बात यह कि इनकी 1 लाख रुपए की ज़मानत मंजूर हुई है। दूसरे केस में इनको फांस करके अंदर कर दिया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा देर वहाँ पे फिर देखिए मुँह छुपा करके ये इस वक्त चले आ रहे हैं, गो के इनकी अमाल की स्याही इनके तौलिए से भी झांक रही है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इनको भी सज़ा हो जाएगी तो मैं आपको लिख करके दे दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बहरहाल अगर ऐसा कुछ हुआ तो जमहूरियत को संगीन खतरात लाक हो जाएंगे। सिंध हुकूमत ने जिस तरह से मेरा ख्याल है डॉक्टर आसिम को बाहर निकलवाया है और जिस तरह के मामलात हुए हैं वो जिसने किया मेरा ख्याल है वो भी देख रहा होगा। मेरा ख्याल है नासिर अब्बास साहब को भी छोड़ करके जान छोड़ाएं, फारिग करें। इसके बाद एक और हज़रत थे जिनके घर पर पुलिस का छापा पड़ा था बलूचिस्तान में, नाम है इनका मुश्ताक रईसानी। नोटों की गिनती करने के लिए मशीन बुलवाई गई थी। 66 करोड़ रुपए बताया गया था कि इनके घर से नकद बरामद हुए। 4 करोड़ का सोना, 1.5 करोड़ रुपए गाड़ी में से मिले थे। मेरा ख्याल है किचन बाथरूम में से भी कोई ना कोई रकम की ज़रूर बनी होगी। अब ये इतने टैलेंटेड कैसे थे, इनके पास इतने नोट कहाँ से आए? वर्ल्ड बैंक इन्होंने अपने घर में खोल लिया था या क्या मामला था? इनका केस भी नैब में चल रहा है और अल्लाह ने चाहा तो इनको भी सज़ा वज़ा कुछ नहीं होनी, ये ऐसे ही टाइम पास करके अपना और मेरा वक्त ख़राब करेंगे। ये सारे वो हार्ड फैक्ट्स हैं जिनके बाद में आज का प्रोग्राम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, वो भी एहतसाब पर। हंसी आती है लेकिन बहरहाल प्रोग्राम है, रस्म है, करना तो पड़ेगा। इस प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ जज साहब जनाब जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ होंगे मारूफ साफ़ी तजज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं और प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। इस एहतसाब के इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ जज जनाब जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब। वजी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, सबसे पहले ये मुझे बताइएगा, एहतसाब के अमल पर जो पाकिस्तान में हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सर, ये मुझे बताइए, मैं कुछ इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, फिर आपसे जानना चाहूँगा आपकी राय इसके ऊपर। साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली साहब 14 अक्टूबर 2016 को फरमाते हैं कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत और गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस जारी है। आवाम उठ खड़े हों, जमहूरियत के नाम पर मजाक हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा 10 सितंबर 2015 को फरमाते हैं, मौजूदा अदालती और इंसाफ के निज़ाम पर सवालात उठाते हुए कहा कि तस्लीम करता हूँ इस मुल्क में सस्ता और फौरी इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा। हम जज हल्फ उठाते वक्त ये कसम उठाते हैं कि हम अपने फ़ैसलों पर किसी खारजी मुहर्रिक को असरअंदाज नहीं होने देंगे, न किसी लालच को, न किसी खौफ को। मगर मैंने अदल के ऐवानों में खौफ के कई रूप देखे। इस खौफ का सबब कहीं धौंस और कहीं दबाव, तो कहीं पैसे वालों या असर व रसूख वालों की नाराज़गी का खौफ था। सर, क्या फरमाएंगे साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालती निज़ाम के बारे में, हमारे जुडिशल सिस्टम के बारे में, इंसाफ की फराहमी के जो बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं उनके बारे में जो कुछ कह गए हैं, क्या वो चश्मकुशा नहीं है? क्या पाकिस्तान में वाकई अदल व इंसाफ का बोलबाला कहा जा सकता है इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए भी?
देखें, मुश्किलात तो यकीनन होती हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ पर के जमहूरियत सिर्फ नाम नहाद जमहूरियत हो, जिस मुल्क में पाकिस्तानी अवाम की असेंबलीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन 1% भी ना हो, और सारे के सारे जो लोग हों वहाँ बैठे हुए असेंबलियों के अंदर वो रईसज़ादे हों या जागीरदार हों, तो ये तो यकीनन प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के 2 इदारे ऐसे हैं, एक आला अदलिया और एक अफवाज पाकिस्तान, के जो मुकाबलतन बेहतर हैं और मुश्किल हालात में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें कोताहियाँ भी आ जाती हैं, जैसे कई मरतबा अफवाज पाकिस्तान मुल्क की बागदौड़ ख़ुद टेक ओवर कर लेते हैं, जो एक नहायत ही अफसोसनाक और कंडेमनेबल अमल होता है। इसी तरीके से कई मरतबा ऐसा भी होता है कि जज साहिबान ऐसे फ़ैसले दे देते हैं कि जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट हों या प्रो स्टेटस को हो, जैसा कि 1954 के अंदर मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस में हुआ। लेकिन बेहतर फ़ैसले भी होते हैं, जैसे कि अस्मा जिलानी केस में 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने याह्या ख़ान को यूज़रपर डिक्लेयर किया। इसी तरह से और भी बेहतर फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं। रिबा का फ़ैसला मौजूद है, नवाज़ शरीफ साहब का जो मौजूदा फ़ैसला है ये भी एक बेहतर फ़ैसलों में से फ़ैसला है। तो देखें, बात यह है कि दुनिया में और ख़ास तौर पर सिविल सोसाइटी में कोई मैथमेटिकल रूल्स नहीं हुआ करते, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें कई मरतबा कमज़ोरियाँ होती हैं। सर, कथा कलामी की मुझे इजाज़त दीजिएगा। इसी सवाल की कंटिन्यूएशन में अनवर ज़हीर जमाली साहब की ही कुछ गुफ्तगू की मज़ीद इक़्तिबासात पेश करूँगा। साबिक़ चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने 6 मार्च 2016 को इरशाद फरमाया था, जमहूरियत के नाम पर कुछ गिरोह मुल्की वसाइल पर काबिज़ हैं, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलना मुहाल है। 68 साल गुजर गए, मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत नहीं बना सके। ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ खौफ खुदा का फुक़दान है, सच और झूठ, हराम और हलाल का फ़र्क तमीज़ ख़त्म हो चुकी। मज़ीद फरमाते हैं 16 दिसंबर 2016 को इदारों में करप्शन का बाजार गर्म है, हर तरफ अफरा तफरी और अकरबा परवरी का दौर दौरा है, बेहतरी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। सर, जब आला अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले इतने ज़हीन तरीन, इतने ज़बरदस्त अज़हान जब वो मायूसी का शिकार हैं, जस्टिस वजी को कैसे उम्मीद की कोई किरण नज़र आएगी? आरफीन सिद्दीकी अपने नाजरीन को कैसे कोई उम्मीद की क्षमा दिखाए? देखें, बात असल में ये है कि जो कुछ भी जमाली साहब ने कहा वो दुरुस्त कहा। यहाँ पर जो ज़मीनी सूरत हाल है वो यकीनन ऐसी ही है, लेकिन ना जजों को और ना पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया को और ना पाकिस्तान की आवाम को मायूस नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना को आप देखिए, किस कदर मुश्किलात थीं, किस तरह का माशरा था, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। नतीजे के तौर के ऊपर उनको इस तरह की कामयाबी अल्लाह पाक की तरफ से हासिल हुई कि जिसकी तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो लिहाजा सरेंडर करने का, गिव अप करने का, हालात से समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, गुंजाइश ही नहीं है। दुरुस्त तरीके से काम करते रहना चाहिए। कामयाबी नाकामयाबी ये अल्लाह का काम है, कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। दुरुस्त कहा। सर, ये मुझे बताइएगा, इसी पाकिस्तान में एक ऐसे चीफ जस्टिस भी गुजरे हैं, मैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, जो बहुत अपने सोमोटो नोटिस के हवाले से मशहूर हुए थे। उनका प्रोटोकॉल भी सब ने देखा। अच्छा, अदालतों में अपने बयानात में वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे, इस तरह की चीज़ें वो किया करते थे। लेकिन जो ख़ुद उनका अमल था वो ये कि उनको एक शाहाना प्रोटोकॉल भी चाहिए था। अगर वो प्रोटोकॉल उनको नहीं मिलता था तो वो 1 मिनट में सबको सीधा भी कर देते थे। उसके बाद फिर उनके साथ जो मामलात हुए वो सबने देखा। कायनात सुमरो एक लड़की थी जिसका गैंग रेप हुआ था। उसके बाद जब उनको बरतरफ किया गया था जनरल मुशर्रफ की जानिब से, उस लड़की के सर पे हाथ रख के उन्होंने वादा किया कराची प्रेस क्लब में कि बेटी मुझे बहाल होने दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। बेटी आज भी इंसाफ की मुंतज़िर है। इफ्तिखार चौधरी साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का तोहफ़ा वसूल कर चुके। 18 अदद सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूर कर दिए गए थे। अब ये पता नहीं किस खिदमत का सिला था। सर, जब इतने अहम तरीन ओहदों पर फायज़ लोग, जिन्हें इतने बड़े पैमाने पर इतनी ज़बरदस्त अवामी हिमायत और तायीद हासिल रही हो, अगर उनका तर्ज अमल ये हो कि वो 1 मिनट में अज़ खुद नोटिस ले लें, CNG स्टेशन के ऊपर, पेट्रोल पंपों पर कतारें लग जाएं और उसके बाद फिर अज़ खुद नोटिस की जो समात है वो उसके लिए ज़माना मुँह ताकता रह जाए और फिर आम आदमी सड़कों में ख्वार होता रहे। CNG स्टेशन के बाहर लाइन लगी हुई है, हम लोग ख्वार हो रहे हैं। देखें, बिल्कुल इफ्तिखार चौधरी साहब की परफॉर्मेंस को अगर असेस किया जाए तो उसमें बहुत सारे नशेब व फराज हैं। और आपने जिस चीज़ का तस्करा नहीं किया और जो एक बहुत ही मायूब उनके दौर का मामला था, वो उनके साहबजादे अरसलान इफ्तिखार का मामला था, उनके कारोबारी लेन देन का मामला था। तो ये यकीनन एक इफ्तिखार चौधरी साहब की जो कॉल ऑफ फेल हैं उसमें कई जगह हमको तज़ाद नज़र आता है। लेकिन इंसान तो बहरहाल इंसान हैं। उन्होंने 3 मरतबा PCO का हलफ लिया जी। एक मरतबा ये सन 2000 की बात है, परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। एक मरतबा कोयटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया। उसके बाद जब हम लोगों ने PCO के हलफ से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से वापस चले गए, तो ये और कुछ और लोग सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। इन्होंने उस वक्त भी PCO का हलफ लिया और इस तरीके से 2-3 मरतबा इन्होंने PCO के हलफ लिए और परवेज़ मुशर्रफ को परपेचुएट करने में जो रेफरेंडम उन्होंने कराया था उसको पजीराई देने में इनका रोल था। सर, इफ्तिखार चौधरी साहब का जिक्र जब आता है तो एक केस जो है वो ज़रूर आ जाता है। ख़ता कलामी की माजरत चाहता हूँ सर। इफ्तिखार चौधरी की जब बात होती है तो साथ ही में एक बड़ा मशहूर ज़माना केस है रेंटल पावर का। रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में होने वाली मुबैना खुर्द-बुर्द का, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब की खिंचाई भी काफ़ी हुई। उसके ऊपर उनको ओहदे से सुबुकदोशी का मुँह भी देखना पड़ा। बताया गया था कि पाकिस्तानी अवाम को इससे बड़ा झटका लगाया नहीं जा सकता। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर भी फिर मामलात रहे। स्टील मिल के हवाले से इफ्तिखार चौधरी साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा। किसी हद तक उसे पॉजिटिव मेरे ख्याल कह लेना चाहिए। लेकिन ये मुझे बताइए, रिकॉर्डिंग के ऊपर जो बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान के मफाद को मलूज़ खातिर रखते हुए काम किया जाएगा और किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान के मफाद से खेले, इस तरह की जो बातें थीं। इफ्तिखार चौधरी साहब तो अपने घर को रवाना हो गए, आज भी पेंशन ज़बरदस्त तौर पर वसूल कर रहे हैं, आज भी जहाँ जाते हैं लाइफ को बड़ी भरपूर तौर से इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भी वही है, रिकॉर्डिंग भी वही है, बलूचिस्तान भी वही है, बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी भी वही है। देखें, इफ्तिखार चौधरी अगर तन्हा जेन्युइनली कोशिश करते भी तो ये एक आदमी का काम किसी भी सूरत में नहीं था। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनका दौर एक इनकन्सिस्टेंसी का दौर था। बातें कई मरतबा बहुत अच्छी करते थे, लेकिन ऐसे मौके भी आए कि जब अमल उसके मुताबिक नहीं था। अब आपने अनवर ज़हीर जमाली साहब की बात की और आपने उनके जो बयानात बताए वो बुनियादी तौर पर दुरुस्त बयानात थे, लेकिन वहाँ आपको पता है कि ये जो पनामा पेपर्स का केस था उसकी उन्होंने पूरी सुनवाई की और जिस वक्त के मामला इख्तिताम पजीर होने वाला था और 15 दिन उनकी रिटायरमेंट के रह गए थे, तो वो 15 दिन के लिए गोशा नशीन हो गए, अपने चेम्बर्स की तरफ वो चले गए। उन्होंने कोर्ट में मामलात को सुनना बंद कर दिया।
नतीजे के तौर के ऊपर वो केस जिसका फैसला वो अपनी सरबराही में कर सकते थे वो नहीं हुआ। तो ये इंसानी लफ्जिशें हैं जी बिल्कुल है, जिनको ओवरकम करने की कोशिशें की जानी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक के हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब ने। सलीम बुखारी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, ये मुझे बताइएगा, बात कर रहे हैं एहतसाबी अमल की, पाकिस्तान में एहतसाब किसका हुआ है जो हम एहतसाब के ख्वाब देख रहे हैं? ये मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब फाइनली वतन लौट आए हैं। वतन आने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें सवाल जवाब का सेशन तो हुआ नहीं था। उन्होंने बहरहाल अपना एक वर्डिक्ट दिया। इस वर्डिक्ट में और पहले वाले वर्डिक्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। कुछ अखबारात की ख़बरें, कुछ तराशे मेरे पास मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि एक ही इदारे को बार बार नवाज शरीफ साहब निशाना बना रहे हैं। वो मुकम्मल तौर पर 28 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में उलझे हुए हैं। उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब का जो उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, जिस तरह से उनको शाहाना अंदाज में वहाँ लेकर के आया गया और जो रास्ते में जो कर्रो फर्द देखने में आया, आपके ख्याल में कभी भी पाकिस्तान में किसी का एहतसाब का ख्वाब पूरा हो सकता है कि यानी किसी बासर आदमी का एहतसाब होगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं नहीं मानता। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफिन साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया है। और दूसरी बात यह कि इतने गंभीर सवाल आपने कर दिए हैं कि मुझ जैसा नाचीज़ आदमी जो है वो पता नहीं निभा पाएगा या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ अपनी। पहली बात तो यह कि जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या किसी का एहतसाब हुआ है, तो ऐसी कोई रवायत इस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ना किसी सियासतदान का एहतसाब किसी सियासतदान ने किया है, ना ही वो कर सकते हैं, इसलिए कि इस अवाम में सारे नंगे हैं। इसी तरीके से जब कभी भी फौजी अदालतें आई हैं, उन्होंने वन साइडेड सिलेक्टिव एहतसाब करने की कोशिश की है, वो और शामत आती थी सियासतदानों की। मैं तो बहुत हैरान होता हूँ कि अगर आप पेंडिंग केसेस की लिस्ट निकाल के देख लीजिए कि कौन कौन उस लिस्ट में मौजूद है जिसके खिलाफ एहतसाब होना बाकी है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि 400 से ज़्यादा की लिस्ट है, जिसमें 83 के करीब सिर्फ सियासतदान है, उसमें कोई 45 के करीब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और बाकी माशाल्लाह जजों की और जो जर्नैल हैं उनकी काफ़ी तवील फहरिस्त है। एक वकील साहब हैं जो बड़े तमतराक के साथ PTI के पोल प्लेटफॉर्म से खड़े होकर बोलते हैं और अजीबो गरीब नारे लगाते हैं। खुद उनके खिलाफ एक केस पेंडिंग है। अगर आपको याद हो, ये भिक्की प्लांट जो था, ये जब तय हुआ था तो वो मौसूफ जो है उस वक्त वजीर होते थे, और उनके ऊपर भी एलिगेशन है कि उन्होंने 4 बिलियन रुपए जो है उसका हेर फेर किया था। एलिगेशन कह रहा हूँ, और वो केस अभी पेंडिंग है। तो एहतसाब की रवायत तो हमारे मुल्क में भैया नहीं है बिल्कुल। अगर कभी हुआ है या करने की कोशिश की गई है तो वो पॉलिटिकल वेंजेंस कह सकते हैं आप उसको, या सियासी इंतकाम आसान लफ्जों में आप करार दे सकते हैं। अब ये जो रवायत डालने की कोशिश की जा रही है, इसके अंदर जो मैनरिज्म है उसके ऊपर बेपनाह सवाल उठाए जा सकते हैं, उसके ऊपर बेपनाह रिजर्वेशंस हैं लोगों को। देखिए, गुजारिश ये है कि एहतसाब, जहाँ तक आपका ये है कि जी उनको बड़े तमतराक के साथ लाया गया, भाई अभी फेडरल हुकूमत उनकी है, अभी पंजाब हुकूमत उनकी है, अभी गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में उनकी हुकूमतें हैं, तो उन्हें वो मार्जिन भी आपको देना पड़ेगा और वो बेनिफिट भी लेंगे उसका। वो पंजाब हाउस में अदरवाइज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं सकते, जिसको इतने तमतराक से दिखाया जाए, उसकी वजूहात हैं। दूसरी बात यह है कि एहतसाब क्या हो रहा है या नहीं, ये फैसला इस वक्त करना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी बाकी हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि जो एहतसाब अब तक हुआ है उसके बारे में क्या राय है, तो मुझे हक है ये कहने का कि उसके बारे में बेपनाह मुझे भी रिजर्वेशंस हैं, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स को हैं, बहुत सारे साबका जजों को हैं, और वो है इस तरीका कार जो इसके लिए अपनाया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका जवाब चाहिए, कोई भी दे, कि जिस तमतराक और हाइप के साथ पनामा शुरू हुआ था कि पनामा में लूट मार करके तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क को, नवाज शरीफ ने बेड़ा गर्क कर दिया, मैं इतनी हाइप क्रिएट की गई कि मैं मान गया कि मुमकिन है ऐसा ही हो। लेकिन उनको सजा देने के लिए आपको एक इकामा तलाश करना पड़ा, एक ऐसी JIT के जरिए
जिसमें नवाज फैमिली की हिस्ट्री के अंदर उनके मुखालफिन 2 बैठे हुए थे। फिर आपने उसमें 2 एजेंसियों के बंदे बिठा दिए, जिसकी कोई रवायत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के तहत बनी JIT में आपको नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आप 2 जजेस ले आए ऐसे जिनकी पूरी हिस्ट्री है उनके बारे में, उनसे आपने इंसाफ करवाया पहले 3 जजेस से, फिर 5 का पैनल बनाया, उनमें भी उन्हीं दोनों को डाल दिया आपने जिन्होंने पहले उनको डिस्क्वालीफाई। सर नवाज शरीफ साहब से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि वक्त मुख्तसर है और आपसे मैं बहुत सारे सवालात पूछना चाह रहा हूं। एक और हजरत हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, उनका नाम है नासिर अब्बास साहब। जब हम सिंध की बात करते हैं, सिंध हुकूमत के बड़े मुकर्रब समझे जाते हैं, DG वॉटेवर थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने 1.5 बरस में 8 अरब रुपए की सिर्फ मुबैना करप्शन का इन पे इल्ज़ाम है। इतने टैलेंटेड थे और इनकी 1 लाख रुपए की जमानत मंजूर हुई है। अब इनके कारनामों में $5 लाख से ज़ायद की सरमायाकारी करके अपने ख़ानदान के लिए कनाडा में मुस्तकिल रहाइश का इजाज़तनामा हासिल करना भी शामिल है। इसके अलावा ये वहाँ पर नौकरी भी फरमा रहे थे। एक तो ये इतने गरीब थे कि इनको वहाँ दूसरे मुल्क में जाकर के नौकरी की तलाश करनी पड़ी, उसी गुर्बत ने इनसे ये सारे काम कराए। उसके बाद खुशकिस्मती से इनको जेल में दोबारा बीमार होने का जो है वो बहाना मुयस्सर आ गया और अब तौलिए से मुंह छुपाए घूमते फिर रहे हैं। सर ये मुझे बताइएगा, मुझ जैसा नाकिबत अंदेश इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर पा रहा कि नासिर अब्बास का एहतसाब किया जाएगा? देखिए, गुजारिश ये है, आपने फिर एक हवाला दे के बात की है। मैं आपको ऐसे कई हवाले दे सकता हूं। मैंने शुरू में, अगर आपको याद हो, एक पेंडिंग नैब की लिस्ट का तज़किरा किया था। अब आप बात कर रहे हैं सिंध की। भाई, मेरे सिंध की तारीख में जो पिछले इतने सालों से एक ही पार्टी की हुकूमत चली आ रही है, वहाँ और क्या क्या कुछ हुआ है, क्या वो आपके सामने नहीं है? किस किस नौयत की करप्शन हुई है, चाहे वो पुलिस की इक्विपमेंट की परचेज थी, चाहे मैं नाम लेने पे बैठूंगा तो आपको बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। जो वहाँ पर रवायत है करप्शन की, उसको तो कोई पूछने वाला सिरे से है ही नहीं। और यही वजह है कि कभी वहाँ शर्जील मेमन का नाम आ जाता है, कभी वहाँ डॉक्टर आसिम का नाम आ जाता है, और नेम दम इतने बड़े बड़े नाम हैं। सर आपने जो बात की शर्जील मेमन की, डॉक्टर आसिम की, डॉक्टर आसिम का तो इकबाली बयान मौजूद था। शर्जील इनाम मेमन के बारे में सबूत तो शवाहिद मौजूद थे जो शुरू में हमें बताया गया था। उसके बाद वो वापस आए, उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह जमानत हो गई, जहाज से ही उनको धर लिया गया। उसके बाद फिर उनकी ताजपोशी फरमाई गई और उन्होंने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए एक खैराती इदारे को ये ताज भी गिफ्ट कर दिया। और उसके बाद आजकल बैठ करके लाइफ को कराची ही में एंजॉय कर रहे हैं, सीने पे मूंग डल रहे हैं हमारे। सर ये मुझे बताइए, ये किस किस्म का एहतसाब है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने, मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने आज इस इशू को इस रंग से उठाया है जिससे इसे उठाया जाना चाहिए। आप थोड़ा सा जरा पीछे चले जाएं, आयान अली से बात शुरू कर लीजिए। उसकी किस तरह से जमानत हुई, कैसे ECL से नाम निकला, बाहर चली गई। उसके बाद शर्जील मेमन साहब किस तमतराक से वापस आए, शान से फिर रहे हैं। डॉक्टर आसिम, जिनकी पहले जमानत नहीं हो रही थी, उनकी जमानत हो गई, उनका नाम ECL पे था, वो निकल गया। जरदारी साहब, जिनके ऊपर एक केस था, एक रह गया था बाकी ले दे के, किस शान से उसमें एक्विटल हुई है उनकी। मगर ये बिला वजह नहीं है, ये हादसाती नहीं है भाई। वो अब आए हैं यहाँ पर द पावर दैट बी, उनकी खिदमत करने के लिए, ताकि या तो नवाज शरीफ साहब का मुकम्मल तौर पे बेड़ा गर्क किया जा सके और या यहाँ की सियासत में मजीद लुत्फ लिए जाएं। तो ये जो बाई अरेंजमेंट एहतसाब होता है, ये बिल्कुल बेमानी है, किसी का नहीं होता है। आपका थीसिस बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। ना यहाँ किसी का एहतसाब कभी हुआ, ना होने के इम्कानात हैं। ये सिलेक्टिव जो अकाउंटेबिलिटी है या सिलेक्टिव जस्टिस जो है, ये एक बेमानी बात है। सर गुफ्तगू तवील होती चली जाएगी। मेरे पास नामों की एक तवील फहरिस्त है, आपके पास दलाइल की एक जाहिर है कि जबरदस्त अंबार है। एक और हजरत का जिक्र खैर करते चले, उनका नाम है मुश्ताक रईसानी। क्या कमाल पर्सनैलिटी थी, घर से इतनी रकम बरामद हुई कि लोग परेशान हो गए। बाकायदा एक मशीन मंगवा करके उस मशीन से दरखास्त करनी पड़ी कि भाई ये नोट तो गिन दो। 63 करोड़ रुपए सिर्फ बरामद हुए थे। उसके बाद जो 4 करोड़ का सोना मिला था वो भी गालिबन मुस्तहिकीन तक पहुंच गया। पैसों से भरे 12 बैग, 20 करोड़ रुपए के डॉलर, प्राइस बॉन्ड, करोड़ों रुपए के जेवरात, 1.5 करोड़ रुपए गाड़ी के अंदर से। इनके तो मौजों में भी मेरे ख्याल है करोड़ों रुपए निकले होंगे। सर ये मुझे बताइएगा, आज भी मुश्ताक रईसानी का केस मौजूद है। मुश्ताक रईसानी कहाँ है सर, एहतसाब किधर है? भाई साहब गुजारिश ये है, ये तो बदकिस्मती हमारी समझ लीजिए या इस कौम की, केस एक केस का आपको पता चल गया। भैया ऐसे ऐसे तो इतने केसेस हैं कि आप शुमार नहीं कर सकते उसको। मैं नाम लेने बैठूं तो आपको आधा घंटा चाहिए सिर्फ नाम सुनने के लिए।
मगर जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है वो ये कि बंदा आइडेंटिफाई हो गया, मौके से चीजें पकड़ी गई, लेकिन वो भाई साहब ऐश कर रहे हैं भैया जमानत के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि उस जिसने इतना पैसा बनाया ये तो वो है जो आपको नजर आ गया, जो नजर ना आने वाला है उसके सरमाया या दौलत है वो तो अभी हमें मालूम नहीं है। मगर चारों सिमत नजर उठा लीजिए, चारों सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद कश्मीर है, अरे बाबा हर जगह बेड़ा गर्क इसी तरह से हुआ है। तबाही के दहाने पर हमारे पहुंचने की एक वजह यह है कि यहां पर लूटने वाला, लुटेरा, डाकू अव्वल तो पकड़ा नहीं गया, अगर पकड़ा गया है तो उसको छुड़ाने वाले इतने इतने इन्फ्लुएंशियल लोग आ जाते हैं कि इंसाफ का बेड़ा गर्क, कब्र खुद जाती है, वहीं इंसाफ दफन कर दिया जाता है। सर ये मुझे बताइए, बात करते हैं कराची की, कराची की पॉलिटिक्स की। कराची की पॉलिटिक्स का एक बहुत ज़बरदस्त किरदार था, मैं डायरेक्ट पॉलिटिक्स का हवाला दे रहा हूँ। जाहिर है कि उसका जो ताना बाना था वो दहशतगर्दी से भी था। मैं बात कर रहा हूँ सौलत मिर्ज़ा जो अब मरहूम हो चुके, एक सियासी जमात से जिसका नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उनका ताल्लुक़ था। उनके जो कारनामे, उनके ऊपर एक मुफस्सिल किताब लिखी जा सकती है। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आती, जितनी थोड़ी बहुत तालीम मैंने हासिल की है, कि सौलत मिर्ज़ा अपनी मर्ज़ी से ये सारे काम करता रहा और उसको कोई रोकने वाला नहीं था। सूबे में एक हुकूमत मौजूद, सूबे में वज़ीर आला मौजूद, गवर्नर मौजूद, विफाक का नुमाइंदा है, सदर पाकिस्तान मौजूद, इंटेलिजेंस इदारे मौजूद, आर्मी मौजूद, ये मौजूद, वो मौजूद, आप मौजूद, मैं मौजूद। सौलत मिर्ज़ा अकेले सारे काम करता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और उसके बाद उसको जब पकड़ा तो वो भी अपने मकसद से एक आदमी को टांग करके इंसाफ दे दिया। सौलत मिर्ज़ा से जिसने बंदूक चलवाई वो एक आदमी, वो एक कॉन्ट्रैक्टर कि जो कल तक किसी जगह वेटर था और आज कराची में आज भी उसके नाम पर इतनी ज़बरदस्त आलीशान इमारत खड़ी हैं, जिसका मेरा ख्याल है आप नाम समझ चुके होंगे, बहरहाल मैं नाम ले भी लेता हूँ। बाबर गौरी की बात कर रहा हूँ। बाबर गौरी का एहतसाब कौन करेगा? सौलत मिर्ज़ा तो गया। सौलत मिर्ज़ा के जो सहूलतकार है उनका क्या होगा? अल्ताफ़ हुसैन को कौन पाकिस्तान लाएगा? चौधरी साहब, चौधरी वज़ीर दाखिला जो थे, चौधरी निसार अली खान साहब, कम तराक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, और मैं 4 प्रोग्राम्स में अपने कह चुका हूं कि वो अल्ताफ़ हुसैन का रुमाल भी नहीं ला सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने मेरी बात साबित की कि चौधरी निसार अली खान ऐन गैन हो गए, अल्ताफ़ हुसैन आज भी हमारे सीने पे मूंग दल रहे हैं। ये अधूरा आधा इंसाफ कब तक चलेगा सर? पहली बात तो यह है कि यह नाम लेके इस जमात का और उसके लीडर का आपने मेरे अंदर जो हालात मेरे कर दिए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। एक ताज़ा वीडियो उनकी आई है, अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरी तो मैं आपको भेजे देता हूं, जिसमें जर्नलिस्टों को, एंकर्स को, पूरे टीवी वालों को, फौज को, जजों को नाम ले के उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाई है, जो ज़बान इस्तेमाल की है, शर्म आती है उसका हवाला देते हुए भी। उन्हें खुद तो खैर शर्म कभी ज़िंदगी में आई नहीं है। दुरुस्त बात है आपकी कि ये सबसे पहले तय करें किसने तख्लीक किया था, उन्हें कौन लाए थे उनको हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए। किसी ने पूछा कभी उनसे कि वो जो आफत आपने छोड़ी थी, आज राव के साथ बैठ के पाकिस्तान की फौज को गालियां दे रहा है, ये मैं लाया था? आप लाए थे उसे? डूब मरना चाहिए जो इसके जिम्मेदार थे। लेकिन मुश्किल यह है कि हम ये बात करते नहीं हैं। मुझे बताएं कौन था उसका पालनहार, किसने ये मुसल्लत किया था कराची के ऊपर, एक ऐसा शहर जो रोशनियों का शहर था, जिसको खून की नदियों में नहला दिया गया। जर्नलिस्टों को धमकियां दी गई कि बोरी का साइज बताएं आपका क्या है। ये किसने नहीं सुना? चलिए सियासतदानों को तो मातूब हम करते रहते हैं। 36 साल तक फौज क्या करती रही? उसकी हुकूमत नहीं थी? क्या किसी फौजी ने पूछा उसे कि फौज को गाली देने वाले बंदे के बारे में क्या करना चाहिए? जब जरा सा हाथ पड़ता है तो चीखें ऐसी ऐसी निकलती हैं कि अल्लामान अल्लामान। मैं आपके साथ भाई साहब इत्तेफाक करता हूं, बात बढ़ जाएगी, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। यहां कोई इंसाफ नहीं हो रहा, ना एहतसाब हो रहा है। यहां पर सिलेक्टिव जस्टिस है, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, और जब तक ये रहेगा उस वक्त तक यहां पर अल्ताफ हुसैन भी रहेंगे, सौलत मिर्जा भी बनते रहेंगे, और मैं आप इसी तरह से हलक फाड़ फाड़ के इंसाफ और एहतसाब का तकाजा करते रहेंगे। सलीम बुखारी साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मुख्तसर सवाल और मुख्तसर जवाब अगर आप इनायत करें तो बड़ी नवाजिश होगी। सर एक और साहब हैं पीर मजहरुल हक, नैब ने 13,000 भर्तियों पर पीर मजहरुल हक के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी। ये कौन सा नया काम किया? नैब तो पैसे लेकर के वैसे भी लोगों को छोड़ने के लिए मशहूर है। वो लोग जो भर्ती किए गए थे पीर मजहरुल हक के दौर में, वो आज भी कराची में सड़कों पर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको जूते मारे जा रहे हैं, बावजूद इसके कि उनमें से जेन्युइन असातिज़ा भी मौजूद हैं। सर पीर मजहरुल हक के अमाल में ऐसी कौन सी नेकी है जो वो साफ बच के निकल गए, सिर्फ इसलिए कि वो सियासतदान है और उनको उन पर हाथ डालते हुए जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी?
भाई साहब गुजारिश ये है, आपने छोटी मछली पकड़ ली, मगरमच्छ को छोड़ दिया आपने। 60 बिलियन रुपया बाहर रखा हुआ था धड़ल्ले के साथ, उसको कौन ले गया, कहाँ चला गया वो? सरे महल को कहा मेरा नहीं है, फिर किसने ओनरशिप ली उसकी? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये तो वो घुर्गे हैं जो नीचे उनके लिए स्मॉल टाइम ऑपरेशन करते थे। यकीनी तौर पे उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए, उनको एहतसाब के टिकटाने में लाना चाहिए, लेकिन लाएगा कौन? हमारे रूलर्स ही जब करप्ट होंगे, हमारा सिस्टम करप्ट होगा टू द कोर, तो कैसे चोर और डाकू पकड़े जाएंगे? भाई ख्वाहिश करते रहो, मैं भी करता हूं ख्वाहिश में हम इस दुनिया से उठ जाएंगे। सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन साथ ही साथ आंखों में एहतसाब के सपने तो बहरहाल मौजूद रहेंगे। इसी हवाले से एक मुख्तसर सा शेर, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते, अब तो उठा दो। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम की इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।